जय श्री राम। नमस्ते मित्रों, मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको पता है, आज से हम शुरू कर रहे हैं, यानी हम का मतलब मैं और आप मिलकर शुरू कर रहे हैं एक नया यूट्यूब चैनल। जो ज्योतिष वाला है वो तो अलग से है ही है, किस्से कुमार से, है ना। और मैंने आपको बताया भी था कि भाई इस चैनल में हम देश विदेश के विभिन्न विषयों की विभिन्न बातें करेंगे, विभिन्न किस्से लेंगे और ठेठ किस्सा गोई के अंदाज में लें, ये कोशिश करूंगा मैं। और आपको तथ्यों की जानकारी मिलेगी, आपको नई बातें पता चलेंगी, कुछ बातें जो हल्की फुल्की आपने सुन रखी हैं वो विस्तार से पता चलेंगी। अब ये जो चैनल है आज आपके सामने आरंभ होने जा रहा है, मैं जो करने जा रहा हूँ, प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, ये रखने जा रहा हूँ, ये शूट जब किया जा रहा है तब 30 अक्टूबर है। और आज ही आपके सामने ये प्रस्तुत किया जाएगा, रखा जाएगा। तो 30 अक्टूबर 2024 अभिजीत मुहूर्त का ये समय है। और आज बहुत विशेष बात है, विशेष बात यह है कि आज ये जो चैनल मैं आरंभ करने जा रहा हूं आपके साथ, आपके सहयोग से, ये आज मेरे बड़े बेटे रजताब का जन्मदिन है। जय श्री राम। जोर से जय श्री राम। तो आज आप रजताब को आशीर्वाद दीजिए कि बच्चा खूब उन्नति करे और खूब सफल हो जीवन में। दोस्तों, आज का जो विषय है ये आप शीर्षक से समझ ही गए होंगे कि भाई सोनिया गांधी और संजय दत्त में क्या रिश्ता है। अब ये पक्की बात है कि लगभग सभी के दिमाग में ये उलझन बैठ गई होगी। तो मैं किस्सा शुरू करूं उससे पहले एक निवेदन कर दूं आपसे, इतना तो मेरा अधिकार बनता है भाई, कि देखिए ये जो चैनल है ना, इस चैनल को आपका खूब खूब आशीर्वाद चाहिए। तो इसे खूब आप अपने साथ में साझा करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें, अपने परिजनों के साथ साझा करें, इसे सब्सक्राइब भी करें। और हाँ, बड़ी बात क्या है, बड़ी बात यह है कि इस चैनल का मूड और तरीका दोनों अलग है। तो मैं भी आ गया हूं थिएटर में, प्रेक्षागृह में, आप भी आ गए होंगे। आप सीटों पर जम गए ना, प्रेक्षागृह में हैं हम लोग, जम गए सीटों पर। चलिए बात करते हैं शुरू। और ये है आपके सामने वर्ष 1857। कौन सा 1857? अब ये मत पूछिएगा, क्योंकि 1857 का हिंदुस्तान की आजादी के इतिहास में, हिंदुस्तान के इतिहास में जो रोल है, जो भूमिका है, वो तो कभी नहीं भूली जा सकती। 1857, ठीक है। और अब यहां पर 1857 के साथ एक नाम उभर कर आता है, मंगल पांडे। याद आया कुछ? मंगल पांडे, भारत के पहले स्वातंत्र्य समर, आजादी की पहली लड़ाई जो 1857 में शुरू हुई, उसके उद्घाटक, उसके आरंभकर्ता कौन? मंगल पांडे, अमर सेनानी मंगल पांडे। तो ये हमारा जो आज का विषय है, हमारा जो आज का किस्सा है, ये किस्सा पूरी तरह से मंगल पांडे से जुड़ा हुआ है। अब आप सोचेंगे भाई ये इसका विषय तो है सोनिया गांधी और संजय दत्त में संबंध, और डॉक्टर साहब आप बातें कर रहे हैं मंगल पांडे और 1857 की क्रांति की। बिल्कुल, मैं कहीं नहीं भटका हूं विषय से, बिल्कुल सही जगह पर हूं। मंगल पांडे, तो मंगल पांडे के ननिहाल में एक इनके रिश्तेदार थे, संबंधी थे, और उनका नाम था राजेंद्र पांडे। कहा? मंगल पांडे के ननिहाल में। और नाम क्या था? राजेंद्र पांडे। अब साहब ये किस्सा यूं शुरू होता है कि मंगल पांडे के यहाँ पर जो ननिहाल की बात है, तो उन राजेंद्र पांडे के एक बेटी पैदा हुई, ठीक है। वो जो बेटी पैदा हुई, अब ध्यान दीजिएगा, मंगल पांडे का नाम जुड़ा है 1857 की क्रांति से। तो ननिहाल में थोड़ा पीछे जाकर ये राजेंद्र पांडे हुए हैं, क्योंकि यहां पर क्या है कि 1867 यानी कि क्रांति के 10 साल बाद इनके
राजेंद्र पांडे के एक बेटी पैदा हुई और उस बेटी का नाम जो है वो दिलीपा था, जो कहीं कहीं दलीपा भी लिखा जाता। जैसे इस बात को यूं समझिए कि उस वक्त उर्दू हावी थी समाज में, फारसी के साथ साथ। फारसी उस समय थोड़ी कम पढ़ने लगी थी, लेकिन फिर भी फारसी और उर्दू, तो उसमें उस लिपि में अगर लिखेंगे ना, तो जो दाल होगा यानी द अक्षर दाल, उस दाल के नीचे छोटी की मात्रा लिखी नहीं जाती है। वो अंग्रेजी वालों की भाषा होती है ना, अंडरस्टूड, मतलब समझ लो है। तो वो दिलीपा जो है वो दलीपा भी बोला जाता था। तो 1880 यानी 13 वर्ष की उम्र में उस दिलीपा का विवाह हुआ उत्तर प्रदेश के बलिया क्षेत्र में। अब उसे कुछ भी नहीं बताया गया था कि भाई उसके ससुराल का हाल क्या है, उसके ससुराल में कौन कैसा है, पति कैसा है, क्या है, पति का स्वास्थ्य कैसा है, पति की कमाई कैसी है। बल्कि ये तो वो समय था ना कि जब न तो लड़का लड़की को देखे, न लड़की लड़के को देखे, फोटो दिखवाने वाली बात तो तब थी ही नहीं। वो तब तो जो बिचौलिए होते थे, बिचौलिए मतलब ये सौदेबाज दलाल नहीं, जो कुछ जातियां और कुछ ऐसे लोग हुआ करते थे, कुछ उपजातियों के लोग जो कि ये रिश्ते करवाने का काम करते थे। जैसे कि नाई, जिनको खवास जी बोलते हैं राजस्थान में, वे होते थे, पंडित जी होते थे। तो वो सब, तो वो रिश्ता हो गया, शादी हो गई। अब दलीपा शादी के बाद कहाँ आई? स्वाभाविक है, ससुराल आई। ससुराल आई तो दलीपा ने या दिलीपा ने ये देखा कि उसका पति तो दिन रात खांसता रहता है, दिन रात, और उसके मुंह से खून भी गिरता रहता है, बलगम आता रहता है। बस ज्यादा कुछ नहीं हुआ, सिर्फ 1 सप्ताह में, ज्यादा दिन नहीं बीते। ध्यान दीजिएगा, 1880 में दिलीपा की शादी जो हुई ना, तो उस शादी के, उस विवाह के मात्र 1 सप्ताह के भीतर दिलीपा के पति का देहांत हो गया और 13 वर्ष की उम्र में वो विधवा हो गई। अब उस समय ध्यान दीजिएगा, 19वीं शताब्दी के अंत में वहां एक हिंदू विधवा, और वो भी बाल विधवा, उसका हाल क्या होता था। उसके बाल हटा दिए जाते थे, मतलब सिर गंजा कर दिया जाता था, उसकी चूड़ियां तोड़ दी जाती थी, उसे सफेद कपड़े पहनने को दिया जाता था, उसको घर वालों से अलग कोने में कहीं उसे रहने के लिए जगह दी जाती थी। कई वालों में तो ये था कि घर से बाहर कोई खांचा बना दिया और वहां झोंपड़ी वोंपड़ी में वो रहा करते थे, जितनी भी बाल विधवाएं या विधवाएं। और साथ में ये भी था कि उन्हें भोजन भी जो है सुस्वादु और वैसा नहीं देते थे, रूखा सूखा साधारण थोड़ा सा। इतना कुछ बहुत कष्टदायी जीवन था वो जी रही थी। दिलीप ऐसे जीवन से तंग आ गए। अच्छा, ये वो समय था कि जब लड़की विवाह के बाद में परिवार, अपने परिवार पीहर पक्ष की तरफ तो जाएगा ही नहीं भाई, किसी भी तरह की मदद के लिए, सहायता के लिए। और फिर वो तो बाल विधवा थी, तो उसे अपने पिता के घर में तो कोई स्थान था ही नहीं। उस समय की मान्यताओं की बात कर रहे हैं, हाँ, समय का ध्यान रखिएगा। तो फिर उसने सोचा कि ऐसे जीवन का क्या किया जाए, इसे खत्म ही कर दिया जाए। तो वो आत्महत्या करने निकली। अब कुछ जगह ये लिखा जाता है कि आत्महत्या करने निकली और कुछ जगह कहा जाता है कि वो घर छोड़ के निकल गई। तो हम दोनों ही बातें मान लेते हैं। तो वो पानी भरने के लिए, तब पानी जो है वो भी तो घर से दूर जाना पड़ता था ना भरने के लिए। तो दिलीपा पानी भरने के लिए निकली और निकल गई, घर लौटी ही नहीं। लेकिन एक 13 बरस की बच्ची विधवा हुई और थोड़े समय बाद की बात है, तो 14-15 साल की उम्र मान लीजिए, इससे ज्यादा तो उम्र क्या रही होगी। और वो कभी घर से बाहर निकली नहीं, तो रास्ते तो जानती नहीं थी। अब रास्ते नहीं जानती थी तो भटकना स्वाभाविक था। रास्ता भटक गई, जंगल में चली गई। अब जंगल में जब वो भटक भटक रही थी, चल चल रही थी, चलते चलते जा रही थी, तो उसके कानों में आवाज पड़ी कुछ गाने की और कुछ बजाने की। उसने आवाज को पकड़ा और आवाज को पकड़कर उसके सहारे सहारे बढ़ती रही, और जहां से ये गाने और बजाने की आवाजें आ रही थी वहां पहुंची। वहां एक झोंपड़ी थी। वो जो झोंपड़ी थी उसके द्वार पर पहुंची, देखा उसमें 3 लोग बैठे हैं, एक पुरुष बैठा है
जो कुछ बजा रहा है बाजा, एक महिला बैठी है और एक लगभग दिलीपा की ही उम्र की एक बच्ची बैठी है, लड़की बैठी है, चलिए यूं कह लीजिए। वो वहां खड़ी रही कुछ देर, तो उस आदमी ने, उस औरत ने उसे बुलाया, पास में बिठाया, बात पूछी, उसने सारी बात बताई। अब वो आदमी था मियां जान, वो सारंगी वादक था और सारंगी बजा रहा था। वो औरत उसकी बीवी थी, पत्नी थी, और वो लड़की उसकी मियां जान की बेटी थी। मियां जान की जो बेटी थी उसका नाम था मलिका। कुछ जगह मलिका मिलता है, कुछ जगह मल्लिका मिलता है। मल्लिका से वो थोड़ा सा बिगड़ बिगड़ा के भी मलिका बन जाता है, तो मलिका कहेंगे इस पूरे में। तो हुआ क्या कि वो मियां जान और उसकी बीवी अपनी बेटी मलिका को उस वक्त के हिसाब से तवायफ बनने का तरीका सिखा रहे थे, ट्रेनिंग दे रहे थे, एक तरह से यूं समझिए। तो वो जो मियां जान की बीवी है वो गाना सिखा रही थी, और जो तवायफों की अदाएं होती हैं, है ना, वो सिखा रही थी। और वो सारंगी वादक जो मियां जान है, वो उस संगीत का ज्ञान दे रहा था, गाना सिखा रहा था। और अदाएं क्या होती हैं कि सिर्फ गाना गा लिया शास्त्रीय ढंग से या जो सिखाया उस ढंग से, इतना ही नहीं होता था। तवायफों के गाने में ही अदाएं नहीं होती थी, बल्कि उनके बोलने चालने में, आम भाषा, आम बोलचाल में भी अदाएं होती थी, जिनसे वो अपने यहाँ आने वाले मेहरबानों को लुभाती थी। ये ध्यान दीजिएगा, तवायफ शब्द और वेश्या शब्द में बहुत अंतर है। तवायफ जो है वो सिर्फ गाने बजाने नाचने का काम किया करती थी, और वेश्या जो है वो अपना शरीर बेचने का धंधा करती है। तो ये अंतर था। अब हुआ क्या कि मलिका के साथ साथ मियां जान और उसकी बीवी है, उन्होंने दिलीपा को भी गाना सिखाया। सारा जो कुछ एक तवायफ के लिए कोठे पर जरूरी होता है वो सिखाया। और एक बात और है, ये कोठा शब्द काम में क्यों लेते हैं, उसका कारण ये है कि जितनी भी तवाइफें रहती थी वो ग्राउंड फ्लोर यानी निचली मंजिल पर नहीं रहती थी, बेसमेंट यानी कि अंडरग्राउंड में नहीं रहती थी। जितनी भी हैं वो सब की सब पहली मंजिल पर भी नहीं, नीचे से नीचे पहली, वरना ज्यादातर तो पहली या ऊपर की मंजिलों पर तो सीढ़ियों चढ़कर जाना पड़ता था ऊपर के कमरे। तो ऊपर के कमरे जो होते हैं वो कोठे कहलाते हैं, कोठा। आपने एक फिल्म आई थी, और वो फिल्म थी सलमा आगा की, ठीक है, निकाह फिल्म। उसमें आपने गुलाम अली की गाई एक गजल सुनी होगी। उसमें आता है कि वो दोपहर में कोठे पे मेरे बुलाने के लिए नंगे पांव आना याद है ना। वो कोठा मतलब छत पर जो ऊपर की तरफ पहली दूसरी तीसरी मंजिल में जो कमरे बने होते हैं। तो खैर, अब वो बेटी को लेकर आ गया सब आगरा। अब आगरा में क्या हुआ कि यहां से वो जाना हुआ उसका, तो चिल्ला बिल्ली की रोशन जान बेगम जो है उनके वहां आगरा में। अब वहां जो दिलीपा को वहां काम मिल गया, रोशन जान के यहाँ काम मिल गया, मतलब वही जो तवाइफों का गाना बजाना होता है वो मिल गया। ये हीरा मंडी देखी ना आपने, अभी जो एक वेब सीरीज आई थी, वो तवाइफें हैं, ठीक है ना, वो हीरा मंडी वाला मामला। अब यहां पर क्या हुआ, कुल मिलाकर दिलीपा को मियां जान लाया और रोशन जान के कोठे पर बिठा दिया। ये तो हुआ पार्ट एक। पार्ट एक की मंगल पांडे से कैसे जुड़ा दिलीपा का रिश्ता या क्या था, और वो यहां आकर रोशन जान के कोठे पर बिठाई गई या बैठी, ये पार्ट एक। चलिए बिना ब्रेक के रोक कर शुरू करते हैं पार्ट टू, दूसरा भाग। दूसरा भाग यह है कि यहां पर दिलीपा के पास एक बहुत बड़े वकील साहब आया करते थे, बहुत बड़े, ठीक है। अब बल्कि यहां थोड़ा सा हमें रुकना पड़ेगा। यहां से इन लोगों का आना हुआ इलाहाबाद, और इलाहाबाद पर जब ये आए तो दिलीपा और मियां जान थे, लेकिन वो मलिका नहीं थी। तो यहां इनके यहां एक बहुत बड़े वकील साहब थे, उनका आना था। और वकील साहब जो है उनका नाम भी आपको बताएंगे बाद में। तो इन वकील साहब के साथ क्या हुआ कि इनकी जो
पहली बीवी थी, उसने बच्चे को जन्म दिया तो जन्म देते समय गुजर गई थी। इनका दिलीपा के साथ अंतरंग संबंध स्थापित हुआ और इस कारण से घरवाले भी जो है वो बात तो पता चल ही जाती है ना। और दूसरा घरवालों ने, वकील साहब के घरवालों ने ये सोचा कि भाई अब देखिए ऐसा है कि वकील साहब, बच्चा छोटा है ना, तो वो बच्चा बचा नहीं था डिलीवरी के समय। तो अब वो उनका बच्चा छोटा, मतलब घर वालों की नजर में तो वकील साहब की उम्र कम ही थी, बच्चे ही थे कि भाई बच्चा छोटा है, बीवी इसकी गुजर गई, अब ये पूरी जिंदगी कैसे गुजारा करेगा। तो उन्होंने उन वकील साहब की दूसरी शादी करवा दी। धूम धड़ाका धूम धड़ाका धूम धड़ाका धूम धड़ाका, दूसरी शादी वकील साहब की हो गई। 15 वर्ष की उनकी श्रीमती जी थी, उनकी पत्नी जो दूसरी पत्नी वो 15 वर्ष की थी। इधर क्या हुआ, वकील साहब की वकालत खूब चल निकली, उन्होंने एक बड़ी कोठी खरीद ली, इलाहाबाद में बड़ी कोठी खरीद ली और वो बड़ा पैसा कमाया उन्होंने, वकालत में बड़ा नाम कमाया। अब हुआ क्या कि समय तो समय है ना, वक्त तो वक्त है। और वक्त फिल्म में शाहिर लुधियानवी साहब ने क्या लिखा, आदमी को चाहिए कि वक्त से बचकर रहे। क्यों? क्योंकि जाने कब किस घड़ी में वक्त का बदले मिजाज। तो वक्त का मिजाज बदला, उसकी प्रकृति बदली और हुआ ये कि अब 1 नवंबर 1889, मतलब जब आज ही आपके सामने वीडियो रखा जा रहा है ना, इस नए चैनल का पहला वीडियो, तो यह है 30 अक्टूबर, मतलब 2 दिन बाद, 1 नवंबर, 2 दिन बाद इस बात को हो जाएंगे 135 बरस। तो 1 नवंबर 1889 को दिलीपा के एक बेटा हुआ और उसका नाम रखा गया मंजूर अली। मंजूर अली क्यों रखा गया था कि दिलीपा ने पीछे के बाद में इस्लाम धर्म अपना लिया था, ठीक है। और उसके पीछे लंबी कहानी है, हम उस पर अभी नहीं जाएंगे, आप और हम दोनों ही, क्योंकि वो फिर हम इधर उधर हो जाएंगे। तो अब मैं आपको ले चलता हूं कि इसके 13 दिन बाद, ठीक 13 दिन, यानी 1 नवंबर 1889 को जन्म हुआ दिलीपा के घर, बेटे का नाम रखा गया मंजूर अली, ये तो बता दिया ना मैंने आपको। और ठीक 13 दिन बाद, 1 से लेके 13 तारीख, यानी 13 दिन बाद 14वें दिन, यानी कि 14 नवंबर 1889 को उन वकील साहब के घर भी बेटा पैदा हुआ, उनके वहां भी बेटा पैदा हुआ। अब उसके बाद में 1900, मतलब 11 वर्ष, लगभग 11 वर्ष बाद में उन वकील साहब की बेटी हुई, पैदा हुई। और इधर 1 साल बाद, लगभग 1 साल बाद दिलीपा के घर बेटी हुई, बेटी पैदा हुई, है ना। अब इतनी देर से वकील साहब वकील साहब वकील साहब वकील साहब, आप सोच रहे होंगे भाई इधर आप दिलीपा का नाम ले रहे हैं तो उधर वकील साहब का नाम क्यों नहीं ले रहे, कौन वकील साहब, क्या नाम? चलिए बताता हूं, मैं आपको ये भी बताता हूं। वकील साहब मतलब मोतीलाल नेहरू। चौंके? चौंके आप? स्वाभाविक है चौंकना। तो मोतीलाल नेहरू के, यानी कि दिलीपा के यहाँ बेटा पैदा हुआ 1 नवंबर 1889 को, और 13 दिन बाद 14 नवंबर 1889 को मोतीलाल नेहरू के यहाँ बेटा पैदा हुआ। ध्यान दीजिएगा, मोतीलाल की पहली बीवी की डिलीवरी के समय वो जच्चा बच्चा दोनों चल बसे थे, तो ये पहला बेटा था और इसका नाम रखा गया जवाहरलाल। और नेहरू मोतीलाल के पीछे भी लगता था, तो इस बच्चे के पीछे भी लग गया जवाहरलाल नेहरू। और 1900 में जो बेटी पैदा हुई मोतीलाल के, उसका नाम रखा गया विजय लक्ष्मी, जो बाद में विजय लक्ष्मी पंडित के नाम से प्रसिद्ध हुई, याद है ना, आया कुछ याद? और ये जो दिलीपा के यहाँ बेटी पैदा हुई लगभग 1 साल बाद, विजय लक्ष्मी के लगभग 1 साल बाद, उसका नाम रखा गया जद्दन बाई। वो कोठे की अपनी परंपरा के अनुसार उसका नाम जद्दन बाई रखा गया। अब क्या है, जिंदगी चल रही थी, सब कुछ बढ़िया ढंग से चल रहा था। मोतीलाल नेहरू का परिवार भी अपना हिसाब किताब चला रहा था, जवाहरलाल नेहरू के रूप में, विजय लक्ष्मी के रूप में, और सब सब कुछ चल रहा था। इधर दिलीपा का भी चल ही रहा था, मोतीलाल नेहरू और दिलीपा का भी जो जैसा था सामाजिकता में निर्वहन हो ही रहा था।
लेकिन समय, ये जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा ना, शाहिर लुधियानवी साहब ने कहा कि आदमी को चाहिए कि वक्त से डर कर रहे। वक्त से क्यों डर कर रहे हैं? पता नहीं आपने कब क्या किया और वो कब जाकर के क्या बन जाता है, वो वक्त की बात है। तो वक्त चलता रहा, बीतता रहा, समय बीतता रहा, बरस बीतते रहे, कैलेंडर हटते रहे, दीवारों से गंगा में पानी बहता रहा और लगभग 1889 में बेटे की पैदाइश के बाद में 35 बरस लगभग बीते, दीवारों पर से लगभग 35 कैलेंडर हटे और वर्ष सामने आ गया 1924। सब ये वर्ष बड़ा विस्फोटक वर्ष था दिलीपा और मोतीलाल नेहरू दोनों के लिए, बड़ा विस्फोटक वर्ष था। ये बात मोतीलाल नेहरू के देहांत से 7 साल पहले की है। मोतीलाल नेहरू का जो हुआ था देहांत, वो हुआ था 1931 में, और ये मोतीलाल नेहरू के देहांत से 7 साल पहले की बात है, 1924 का वर्ष। हुआ क्या है कि वो जो दिलीपा के बेटा हुआ था ना 1 नवंबर 1889 को, उस बेटे का नाम मैंने आपको बता ही दिया कि मंजूर अली रखा गया था। अब मंजूर अली जो है वो क्या हुआ कि मंजूर अली आगे जाकर मंजूर अली सोख्ता के नाम से प्रसिद्ध हुए, और इस कारण से वो जो है, अच्छा एक बात और है यहाँ पर, वो भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, आपको वो भी बताना है। वो ये बता दें कि ये जो मंजूर अली है ना, ये आगे जाकर एक बहुत बड़े मजदूर नेता बने। खैर ये बातें तो हो गई, लेकिन वो 1924 में क्या हुआ, आप ये सोच रहे होंगे, अरे भाई आपने कहा था डॉक्टर साहब कि 1924 ये वर्ष था और बड़ा ये था वो था, हुआ क्या था? हुआ ये था कि 1924 में यही जो मंजूर अली है, दिलीपा के बेटे, इन्होंने दावा किया सार्वजनिक रूप से कि मैं मोतीलाल नेहरू का बेटा हूं और जवाहरलाल नेहरू का बड़ा भाई हूं। मतलब मैं दिलीप और मोतीलाल नेहरू का बेटा हूं और जवाहरलाल नेहरू का बड़ा भाई हूं। 1924 में मंजूर अली सोख्ता ने यह बात की और धमाका कर दिया, भयंकर हलचल मच गई भारतीय राजनीति में, क्योंकि उस समय जवाहरलाल नेहरू बहुत बड़ा नाम बनते जा रहे थे और मोतीलाल नेहरू तो बहुत बड़ा नाम वकालत में ही नहीं, कांग्रेस में भी बन चुके थे भाई। ये बहुत बड़ा धमाका हुआ। और एक बात और है, वो प्रसंग भी मिलता है कि एक बार लखनऊ आना हुआ जवाहरलाल नेहरू का, और लखनऊ ये माँ बेटी जद्दन बाई और दिलीपा थे, तो ये अब बताते हैं कि इनसे मिलने नेहरू आए, जवाहरलाल नेहरू, नेहरू से मतलब जवाहरलाल नेहरू आए। तो जो दिलीपा है वो जवाहरलाल नेहरू से रो रो कर लिपट कर पूछ रही थी मोतीलाल नेहरू का हालचाल कैसा है, और जद्दन बाई ने जवाहरलाल नेहरू को राखी बांधी। ठीक है, अब हुआ क्या है कि 1931 का वर्ष आया, 24 तो दिलीपा, मोतीलाल नेहरू, नेहरू परिवार, इन सब के लिए बड़ा विस्फोटक था, क्योंकि मंजूर अली ने वो दावा किया था कि मैं मोतीलाल नेहरू का बेटा और जवाहरलाल का बड़ा भाई हूं। लेकिन 1931 का जो है वो आया मंजूर अली, जद्दन बाई और दिलीपा के जीवन में बड़ा विस्फोटक। वो कैसे? वो ऐसे कि 1931 में मोतीलाल नेहरू का देहांत हुआ। तो मोतीलाल नेहरू के गुजरने के बाद, उनके देहांत के बाद, दिलीपा ने अपनी चूड़ियां तोड़ी। ध्यान दीजिएगा, चूड़ियां तोड़ी और आजीवन विधवा की तरह सफेद कपड़ों में रही, विधवा रही आजीवन। चूड़ियां तोड़ना, समझ गए ना आप? चूड़ियां कब तोड़ी, एक सुहागन चूड़ियां कब तोड़ती है? तो अब सब बात अगली पीढ़ी की आई, जद्दन बाई। जद्दन बाई अपनी माता की परंपरा को निभाते कोठे पे बैठी, और जद्दन बाई के 3 संतानें थी, अनवर हुसैन, अख्तर हुसैन, और तीसरी का नाम बाद में बताएंगे, 2 बेटे और 1 बेटी। और विचित्र बात यह है कि तीनों के पिता अलग अलग, अनवर हुसैन के पिता कोई और व्यक्ति, अख्तर हुसैन का पिता कोई और व्यक्ति, और बेटी का पिता मोहनलाल।
पाकिस्तान से एक आदमी जिसका नाम मोहन है, मोहन बाबू बड़े प्यार से बोलते थे, घर वाले सभी बोलते थे, वो लंदन डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए जाने वाले थे, निकल लिए घर से। और तब जो है वो कोलकाता होते हुए लंदन जाना पड़ता था, तो कोलकाता में कुछ दिन रुकना पड़ता था, फिर आगे यात्रा होती थी। तो मोहन बाबू कुछ दिन कोलकाता रुके, मतलब उस समय का कलकत्ता, तो कलकत्ता ही कह लूं क्या, कोलकाता उस समय के परिवेश के हिसाब से थोड़ा अजीब लगेगा, है ना। तो कलकत्ते रुके मोहन बाबू। उस दरमियान जैसे कोई आदमी कहीं रुकता है, जैसे कनेक्टेड फ्लाइट होती है तो बीच में कुछ रुकना पड़ता है ना, फ्लाइट, तो आदमी क्या करता है, इधर उधर दुकानों पे बैठ गया, खाना पीना कर लिया, घूम लिया। तो वैसे वो भी सोचे कलकत्ते घूम लूं। घूमते घूमते वो अपने मित्र के साथ पहुंच गए जद्दन बाई के कोठे पर। अब सब जद्दन बाई के चक्कर में पड़ गए। अब वो जो आनंद बख्शी साहब ने कटी पतंग में लिखा है ना, प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है, वो जादू चल गया मोहन बाबू पर। अब मोहन बाबू जिद करने लगे कि विवाह करूंगा जद्दन से। जद्दन भाई मना करती रही। जद्दन भाई ने कहा, देखिए मोहन बाबू, आप अच्छे घराने के आदमी हैं, आपको डॉक्टर बनना है, काहे को यहाँ जिंदगी बर्बाद करते हैं। मोहन बाबू ने मान लिया, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। तो जद्दन भाई को आखिरकार जिद माननी पड़ी। मोहन बाबू खैर मुस्लिम भी बन गए, मुसलमान बन गए, उन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया जद्दन भाई से विवाह के लिए। तो अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि मोहन बाबू और जद्दन बाई की जो बेटी थी वो इनकी तीसरी संतान थी, और उसका नाम था नरगिस। अब आपके दिमाग में बत्ती जली होगी, पक्की बात है ना, अब आपके दिमाग में बत्ती जली है? लड्डू फूटे, जल गई ना बत्ती नरगिस नाम सुनते। कौन सी नरगिस? तो भाई हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में तो अगर फिल्मों की बात करें, सिनेमा की बात करें, समाज की राजनीति की बात करें, तो नरगिस एक ही व्यक्ति के नाम के रूप में प्रसिद्ध है। तो नरगिस को फिर क्या हुआ कि जद्दन बाई ने पाला। मोहन बाबू तो साथ, जैसे जद्दन बाई का पति है वो उनके साथ तबला बजाता था कोठे पर, वो मोहन बाबू भी एक केयर टेकर की हैसियत से रहे। नरगिस को, नरगिस का नाम फातिमा रशीद था, ठीक है। तो वो नरगिस नाम तो बाद में रखा गया था। तो वो मुंबई, और मुंबई तो फिर फिल्मों में। अच्छा, यहां भी ये ध्यान दीजिएगा कि जद्दन बाई ने पहले ही भांप लिया था कि राज कपूर का नरगिस के प्रति कुछ अतिरिक्त लगाव दिख रहा है। अच्छा, यही नहीं, जब राज कपूर ने यह कहा कि मैं फिल्म बना रहा हूं और मैं नरगिस को हीरोइन लेना चाहता हूं, तो ध्यान दीजिएगा, वो पृथ्वीराज कपूर के पुत्र हैं, ये देखकर जद्दन बाई ने नरगिस को फिल्म करने को हाँ की, राज कपूर को देखकर हाँ नहीं की। और उसके बाद नरगिस ने फिल्म शुरू की, और कुछ समय में, कुछ महीने, शायद 6 महीने 8 महीने में जद्दन बाई का देहांत हो गया। तो फिर नरगिस खुल गई, फिर नरगिस पर कोई नियंत्रण था नहीं। तो 11 फिल्मों तक बड़ा लंबा साथ चला नरगिस और राज कपूर का। फिर वो कई घटनाएं हैं, एक आग वाली घटना भी है मदर इंडिया की, जिसमें पुत्र का रोल कर रहे सुनील दत्त ने नरगिस को बचाया सेट पर, फिल्म के सेट पर, और उसके बाद वो सुनील दत्त और नरगिस का विवाह हो गया। अब एक बात यहां आती है कि नरगिस सफेद साड़ी पहनती थी, और एक चर्चा चलती रहती है, आप जाएंगे तो इंटरनेट पर भी मिल जाएगी, कि भाई नरगिस हमेशा सफेद साड़ी पहनती थी, इसके लिए राज कपूर ने उन्हें कहा। बिल्कुल गलत, ऐसा कुछ नहीं है। ये बात बिल्कुल गलत है कि नरगिस को सफेद साड़ी पहनने के लिए राज कपूर ने कहा था। नहीं, जवाहरलाल नेहरू ने एक बार कहा था नरगिस से, आप सफेद साड़ी पहना कीजिए, और तब से वो सफेद साड़ी पहनती है। अब ध्यान दीजिएगा, अब नरगिस और जब जवाहरलाल नेहरू की बात आई गई है, तो फिर जद्दन बाई जो है ना, ध्यान दीजिएगा, भाई दिलीपा और मोतीलाल नेहरू, तो जद्दन बाई
दिलीपा की बेटी, और जवाहरलाल मोतीलाल के बेटे। तो जद्दन बाई जवाहरलाल की बहन हुई और जवाहरलाल नेहरू हुए जद्दन बाई के भाई। अब जद्दन बाई की बेटी नरगिस और जवाहरलाल की बेटी इंदिरा, ठीक है, जवाहरलाल की बेटी इंदिरा। अब ध्यान दीजिएगा, नरगिस जवाहरलाल की क्या हुई, बहन की बेटी क्या होती है, भांजी। जवाहरलाल की बहन जद्दन बाई और जद्दन बाई की बेटी नरगिस, तो नरगिस हुई जवाहरलाल नेहरू की भांजी और जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी, तो इंदिरा गांधी की बुआ की बेटी हुई नरगिस, यानी नरगिस इंदिरा गांधी की फुफेरी बहन हुई, फूफा और बुआ की बेटी। अब नरगिस जो है, अगर वो इंदिरा गांधी की फुफेरी बहन हुई तो फिर राजीव गांधी की क्या हुई, मौसी। नरगिस राजीव गांधी की मौसी और राजीव गांधी नरगिस के भांजे हुए, ठीक है। अब राजीव गांधी की पत्नी सोनिया गांधी, सोनिया गांधी जो है उनकी मौसी सास, मासी सास जिसे कहते हैं, सास की बहन, वो हुई नरगिस। तो नरगिस के पुत्र हैं संजय दत्त, और संजय दत्त क्या हुए, राजीव गांधी के मौसेरे भाई। यानी संजय दत्त की मां नरगिस और राजीव गांधी की मां इंदिरा गांधी आपस में बहनें हुई, मामा बुआ की। तो फिर संजय दत्त राजीव गांधी के क्या ठहरे, मौसेरे भाई। और राजीव गांधी की पत्नी सोनिया गांधी, तो सोनिया गांधी जो है वो संजय दत्त की क्या बनी, भाभी। और संजय दत्त सोनिया गांधी के क्या बने, क्या ठहरे, देवर। तो संजय दत्त सोनिया गांधी के देवर हैं और सोनिया गांधी संजय दत्त की बड़ी भाभी है। अगर इस बात को हम देखें दलीपा से लेते हुए यहां तक के वंश वृक्ष को, और राहुल गांधी संजय दत्त के भतीजे हैं और प्रियंका गांधी संजय दत्त की भतीजी है, और रॉबर्ट वाड्रा के ससुर ठहरे संजय दत्त, ससुर। ये पूरा का पूरा एक क्रम आ रहा है। अब आप कहेंगे कि भाई चलिए आपकी बात तो सुन ली, तो मैं आपको यह भी बता दूं, गुजराती में एक वरिष्ठ साहित्यकार हैं, गुजराती के बहुत बड़े वरिष्ठ साहित्यकार हैं, बहुत बड़े और वरिष्ठ पर्यायवाची है गुजराती के। उनका नाम है रजनी कुमार पंड्या, और उनकी किताब है आपकी परछाइयां। उसमें ये इस बात का उल्लेख है, संदर्भ है। और भी कई जगह है। मैं वो जो इंटरनेट पर इधर उधर आधा अधकचरा सा सच झूठ पड़ा उसकी बात नहीं कर रहा। बाकायदा विद्वान लोगों ने, समझदार लोगों ने, जानकार लोगों ने कई जगहों पर इन बातों का उल्लेख किया है, कई लोगों ने किया है। लेकिन इस बात को जो आपके सामने रखा गया है ना, तो ये गुजराती के वरिष्ठ लेखक हैं रजनी कुमार पंड्या, और उनकी किताब आपकी परछाइयां में पढ़ सकते हैं। और भी संदर्भ आप पढ़ सकते हैं आराम से। तो ये रिश्ता ठहरा। कुल मिलाकर अब क्या, अब अरे तो भाई विदा लेने का समय आ गया, पहले से ही 33 मिनट के आसपास का ये वीडियो हो चुका है। तो ध्यान रखिएगा मित्रों, आपके सामने कोशिश करूंगा कि सप्ताह में कम से कम 3 वीडियो तो इस तरीके के रखे जाए। यहाँ किस्से कुमार से ये चैनल है, और इस चैनल में देश विदेश के विभिन्न विषयों पर जो कुछ खास बातें वो किस्सों के रूप में आपके सामने कोशिश करूंगा कि किस्सा गोई की शैली हो। बाकी तो खैर आपको पसंद आ जाए यही बड़ी बात है। तो ये वीडियो भी पसंद कीजिएगा, आगे साझा भी कीजिएगा, करवाइएगा, और इस चैनल को आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। और वो कहते हैं ना कौन सा, वो घंटी वाला चिन्ह, तो ये घंटा बजा देना है, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन बड़े आराम से जल्दी मिलते रहे। और अब क्या, अरे भाई अब आपसे अनुमति चाहता हूं विदा की। तो डॉक्टर कुमार गणेश आपसे विदा चाहता है, बस विदा, कभी अलविदा मत कहना। नमस्ते दोस्तों।